मित्रों, आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है। हर व्यक्ति चुनाव के माहौल में रमा हुआ है। उसी संदर्भ में मैंने भी एक कहानी लिखी है। सुनिए, पढ़िए, अपने दोस्तों को सुनाइए और फिर मुझे बताइए कैसी लगी। कहानी का शीर्षक है विचारक जी और चुनाव। एक जगह बहुत से लोग इकट्ठा थे। हर विचारधारा के लोग थे। देश के वर्तमान हालात और चुनावी माहौल पर चर्चा चल रही थी। हर व्यक्ति अपने अपने विचार रख रहा था। पांडे जी बोले, आज देश का राजनीतिक माहौल बहुत ख़राब हो गया है। ज़्यादातर राजनेता उचक्के बेईमान और धोखेबाज हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सिंह साहब बोले, गुंडे हैं गुंडे। राजनीति में गुंडों का बोलबाला हो गया है। हर राजनेता या तो खुद गुंडा है या उसने गुंडे पाल रखे हैं अपने हर नाजायज़ काम पूरा करने के लिए। शेट्टी साहब बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। सरदार रिपुदमन सिंह बोले, सिर्फ गुंडे ही नहीं सर, भूमाफिया हैं। भूमाफिया ही राजनीति में घुस गए हैं। अपनी सुविधा अनुसार कानून बनवा लेते हैं और ज़िंदगी पर ऐश करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। तिवारी जी, मत पूछो। हमारे रिश्तेदार हैं, जब से राजनीति में घुसे हैं तब से पैसा ही बरस रहा है उनके यहाँ। उसके पहले तो 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी। कोई उनके घर पहुँच जाता था तो कायदे से बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी बैठने के लिए। अब तो बड़ा सा बंगला है, ढेर सारे लोग हैं काम करने के लिए। जो कहिए वह काम गारंटी के साथ करवाने का ठेका लेते हैं पैसे के बल पे। सक्सेना जी, बुरा हाल है। मैं एक सरकारी अधिकारी था। इन राजनेताओं के ऐसे काम करने पड़ते थे जो नियम के अनुसार हो ही नहीं सकते थे। अशोक बर्वे जी, सही कहा आपने सक्सेना जी। मैं भी एक सरकारी महकमे था। अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप भी हम लोग को डांट कर हड़का के चला जाता था और हम लोग खून का घूंट पी कर रह जाते थे। विचारक जी, जो अब तक सबकी बातें खामोशी सुन रहे थे, बोले, तो आप लोग ऐसे राजनेताओं को चुनते ही क्यों हो? किसी शरीफ, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति क्यों नहीं चुनते? विचारक जी बहुत ही तेज़ तर्रार पत्रकार हैं, सच्चे और ईमानदार हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए अकेले हैं। कॉलेज में जब पढ़ते थे पत्रकारिता कोर्स में, तब एक लड़की से उन्हें प्यार हुआ था जो रसायन शास्त्र में MSc कर रही थी। वो उनके प्रखर भाषण को सुनकर मोहित हो गई थी। नाम था गीतांजलि। PhD करने के बाद गीतांजलि को एक कॉलेज प्रवक्ता की नौकरी मिल गई थी। विचारक जी भी एक मशहूर समाचार पत्र में पत्रकार के हैसियत से काम करने लगे थे। दोनों ने समाज और परिवार के बंधनों को तोड़कर शादी कर ली। दोनों की जाति अलग थी, आर्थिक स्तर अलग था, सामाजिक स्तर अलग था, मगर वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। 4-5 साल ठीक ठाक चला, फिर उनका एक बेटा हुआ। जब बेटा 5 साल का हुआ तब उन दोनों के बीच खाई इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब गीतांजलि एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थी। उनका बेटा भी जवान होकर एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गीतांजलि ने दोबारा शादी नहीं की थी। विचारक जी भी अकेले रहते हैं। थोड़े दिनों तक उन्होंने एक मुस्लिम परित्यक्ता अपने घर में आश्रय दिया था, जिसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। सिर्फ उस बेटी को समाज के दरिंदों से बचाने के लिए उन्होंने माँ बेटी को अपने घर में आश्रय दिया था। उस लड़की की बड़ी होकर शादी हो गई। समाज ने उस मुस्लिम महिला पर दबाव डाला कि वह विचारक के धर्म परिवर्तन करवा ले और उनके साथ रहे, अन्यथा उन्हें छोड़ दे, नहीं तो उसके परिवार के साथ बहुत बुरा सलूक होगा। सामाजिक दबाव में वो महिला भी उन्हें छोड़कर चली गई। विचारक जी की बात सुनकर वहाँ कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सिंह साहब बोले, आजकल पढ़ा लिखा शरीफ ईमानदार आदमी मिलता कहाँ है? विचारक जी, मतलब सारी दुनिया बेईमान हो चुकी है, फिर किसी को कहने से क्या फ़ायदा? बेईमान लोग बेईमानों पर नेता चुन रहे हैं। सिंह साहब, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। विचारक जी, फिर क्या मतलब था आपका? सिंह साहब, मेरा कहने मतलब था ऐसे लोग बहुत कम हैं और वो लोग ज़्यादातर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। वो राजनीति का पढ़ना नहीं चाहते। विचारक जी, तो जैसा चल नहीं दीजिए, वर्तमान काल की वही नियति है। पांडे जी, नियति से क्या मतलब है आपका? विचारक जी, जो वर्तमान में हो रहा है, जिसको हम बदल नहीं सकते, उसी को तो नियति कहते हैं। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। फिर सिंह साहब बोले, भाई विचारक जी, आप तो सच्चे हो, ईमानदार हो, सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हो, पढ़े लिखे भी हो, तो आप एक उदाहरण प्रस्तुत करो, इस बार आप चुनाव लड़ जाओ। सभी एक साथ बोले, बिल्कुल सही कहा विचारक जी, इस बार चुनाव आप लड़ जाओ। रिपुदमन सिंह बोले, विचारक तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सभी एक साथ बोले, विचारक जी तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। विचारक जी हाथ जोड़कर, भाई मुझे माफ़ करो, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि मेरी जमानत रिजेक्ट हो जाएगी। सिंह साहब बोले, जमानत चिंता मत करो,
हम सब चंदा करके तुम्हारी जमानत का इंतजाम करवा देंगे। क्यों भाई लोगों, क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा आपने, कई लोगों ने एक साथ कहा। विचारक जी, भाई लोगों, जमानत जब्त हो जाएगी एक मुहावरा है। चुनाव लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास तो नहीं है। सिंह साहब बोले, आप पैसे की चिंता मत करो, हम लोग चंदा करके पैसे का इंतजाम करेंगे। कम पड़ा तो लोगों के पास जाएंगे, झोली फैला कर पैसा मांगेंगे। अंत में फैसला हो गया, इस बार विचारक जी को संसद का चुनाव लड़वाना है। जब संसदीय चुनाव घोषणा हो गई तो सबने मिलकर 25,000 रुपये का इंतजाम किया जमानत की राशि के लिए। एक शुभ दिन सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव कार्यालय पहुंचे और विचारक जी का पर्चा भरवा दिया। पर्चा भरने के बाद सब लोग सोसाइटी में वापस आए और एक जुलूस निकाला गया, पूरी कॉलोनी में घुमाया गया। पूरी कॉलोनी में और आसपास क्षेत्रों में खबर हो गई कि इस बार विचारक जी संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। विचारक जी संपादक को भी सूचना पहुंची कि विचारक जी संसद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने विचारक जी को अपने कैबिन में बुलवाया। विचारक जी संपादक के कैबिन पहुंचे, दुआ सलाम हुई। संपादक जी, आओ विचारक जी, आओ बैठो। विचारक जी संपादक सामने वाली कुर्सी बैठ गए। कुछ देर तक संपादक विचारक घूरते रहे, फिर बोले ये मैं क्या सुन रहा हूँ? विचारक जी, क्या सुन लिया आपने? संपादक जी, मैंने सुना तुम चुनाव लड़ रहे हो। विचारक जी, जी सही सुना आपने। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर संपादक जी बोले, तुम खुद एक पत्रकार हो, चुनावों को कवर करते हो, तुम्हें तो पता है कि हमारे देश में शरीफ लोग चुनाव नहीं लड़ते। विचारक जी, यही तो त्रासदी है कि शरीफ लोग चुनाव नहीं लड़ते। संपादक जी, तो क्या तुम इस त्रासदी को बदलना चाहते हो? विचारक जी, तभी चुनाव लड़ रहा हूँ, शायद मैं एक नज़ीर बना सकूँ कि सच्चा और ईमानदार व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है। संपादक जी, क्या तुम जीत पाओगे? विचारक जी, सर जीत हार को तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक नज़ीर अवश्य बना दूंगा। संपादक जी, हारे हुए व्यक्ति कोई नज़ीर नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, हमेशा जीतने वाले के बारे में लिखा पढ़ा और सुना जाता है। विचारक जी, सर जी किसी न किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, तो मैं ही कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या परिणाम होता है। संपादक जी, किन लोगों को बहकाए में आ गए हो, देख लेना अंत में सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। विचारक जी, देखते हैं क्या होता है। संपादक जी, मैं तो सही बता रहा हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसे समझा रहा हूँ, ये पागलपन छोड़ दो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। विचारक जी, आप मुझे धमका रहे हैं? संपादक जी खींच कर, मैं तो समझा रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ। मैंने तुम्हारी तरह के बहुत से लोग परेशान होते देखा है, एक शुभचिंतक होने के नाते मैं तो समझा रहा हूँ। विचारक जी, सर अब तो उखली में सर डाल दिया है, देखते हैं क्या परिणाम होता है। संपादक जी, परिणाम तो साफ नज़र आ रहा है, जो तुम देख नहीं पा रहे हो दूसरों के बहकावे में आकर। विचारक जी, हो सकता है मैं जीत जाऊँ, हो सकता है कि इस देश का वोटर एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति चुनकर एक नया उदाहरण पेश करे। संपादक जी हताशा में अपना माथा पकड़ देते हैं, फिर बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ देरों बाद जोर शोर से प्रचार कार्य शुरू होता है। सारी मंडली इकट्ठा होकर विभिन्न कॉलोनियों में, सोसाइटियों में जाती है। लोगों से अनुरोध किया जाता है इस बार एक सच्चे और ईमानदार आदमी को जिताना है। इसी प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने पूछा, आपका पैम्फलेट कहाँ है? सिंह साहब, पैम्फलेट क्या जरूरत है, हम लोग सस्ते में चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैम्फलेट ज़रूरी है सर, आपका नाम और चुनाव चिन्ह याद रखने के लिए, एक व्यक्ति ने समझाया। सबको उसकी बात में दम लगा तो पैम्फलेट छपाने की तैयारी शुरू हुई। सारी मंडली उसी जगह इकट्ठा हुई जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी विचारक चुनाव लड़ाने की। सिंह साहब, भाई उस आदमी ने बात तो सही कही थी, बिना पैम्फलेट कौन हमें याद रखेगा, पैम्फलेट छपाना बहुत ज़रूरी है। पांडे जी, अरे भाई पैम्फलेट ही क्यों, पोस्टर और बैनर भी चाहिए। रिपुदमन सिंह, ऐसा करते हैं एक लिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है। पांडे ने अपने घर से एक पेन और कापी मंगवाया, फिर लिस्ट बननी शुरू हुई। पांडे जी, हाँ भाई आप लोग बताओ क्या क्या ज़रूरी है। पहला तो पैम्फलेट हो गया, दूसरा बैनर हो गया, तीसरा पोस्टर, और कुछ याद आ रहा हो तो बताइए। सिंह साहब, लोगों से संपर्क के लिए गाड़ी और पेट्रोल। पांडे जी, इन सब के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। विचारक जी, मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा था कि मत खड़ा करो मुझे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। रिपुदमन सिंह, अब इस समस्या का समाधान खोजिए, चलिए बजट बनाते हैं। थोड़ी देर की बहस के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कम से कम 5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। बजट बनने के बाद सब एक दूसरे मुँह ताकने लगे, वास्तव में छोटी रकम नहीं थी। रिपुदमन सिंह बोले, मैं अपनी गाड़ी में 4 लोगों को लेकर चल सकता हूँ, पेट्रोल भी मेरा होगा और मैं नगद 25,000 रुपये दे दूँगा। सिंह साहब बोले, मैं भी अपनी गाड़ी लेकर चलूँगा, पेट्रोल भी मेरा होगा, मगर नकद मैं सिर्फ 15,000 दे सकता हूँ। इसी तरह लोगों द्वारा पैसा इकट्ठा किया, रुपया 2,80,000 का इंतजाम हो गया। विचारक जी, 20,000 मेरी बचत है, मैं उसे लगा दूँगा। इस तरह से 3 लाख नकद और 5 गाड़ियों का इंतजाम हो गया। पैम्फलेट, पोस्टर और बैनर का ऑर्डर दे दिया गया। जोर शोर से प्रचार शुरू हो गया। 15 दिन बाद वोटिंग थी। खूब जोर शोर से प्रचार चल रहा था। सारे लोग 5 गाड़ियों में भर के प्रचार में निकलते, विभिन्न कॉलोनियों में घूमते
अपने अपने परिचितों के माध्यम से लोगों से मिलते। 5 दिन बाद सिंह साहब ने विचारक से माफ़ी मांगी। भाई विचारक जी, मेरे समधी का फ़ोन आया है, उन्होंने अपने क्षेत्र विचारक को बुलाया है। अब बिटिया के ससुर का फ़ोन है, उन्हें मना भी नहीं कर सकता। वास्तव में सिंह साहब की समधी जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके ही प्रत्याशी ने यह खेल खेला था। उसी ने सिंह साहब के समधी को फ़ोन करके बोला था कि वह सिंह साहब को अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए बुला लें। 2 दिन बाद पांडे जी भी अपने गांव चले गए अपने रिश्तेदार का प्रचार करने के लिए। उनको भी लेने के लिए गांव के लोग आ गए थे। 3 दिन बाद एक लोकल दबंग व्यक्ति का आदमी विचारक के घर आ गया। आपको बड़े साहब ने बुलाया। क्यों? यह हम नहीं जानते, हमें तो बस आदेश का पालन करना होता है। विचारक जी बड़े साहब को जानते थे, उनकी शख्सियत से परिचित थे। वो जानते थे कि उन्हें जाना ही पड़ेगा, मना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। विचारक जी को बड़े साहब के बंगले के विशाल ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। वहाँ बहुत से लोग बैठे थे, राजनेता, व्यापारी, प्रशासक, सभी वर्ग के लोग अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे थे। बड़े साहब के कमरे से एक आदमी आता और जिसका बुलावा होता तो उसको लेकर अंदर चला जाता था। 3 घंटे के इंतजार के बाद विचारक जी एक नंबर आया। अंदर कमरे में बड़े साहब अपने सिंहासन में विराजमान थे। उनके सामने एक बड़ी सी मेज़ थी जिसके सामने 5-6 कुर्सियाँ रखी हुई थीं। विचारक जी को उन कुर्सियों के पीछे खड़ा कर दिया गया। बड़े साहब कुछ लिखने में व्यस्त थे अपनी डायरी में। उन्होंने एक नज़र उठाकर विचारक जी देखा, फिर उन्हें कुर्सियों की तरफ इशारा करके बैठने को कहा। विचारक जी एक कोने वाली कुर्सी पर बैठ गए। बड़े साहब ने अपनी डायरी में लिखना बंद किया, फिर विचारक की तरफ देखा और इशारा किया कि उनके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठें। विचारक जी उनके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बड़े साहब, सुना है तुम चुनाव लड़ रहे हो? विचारक जी, जी। बड़े साहब, यह बीमारी तुम्हें कब लग गई? विचारक जी ने उनको पूरा किस्सा सुना दिया, कैसे उनके परिचितों ने उनको चुनाव लड़ने को तैयार कर लिया था। बड़े साहब जोर से हंसे। सच्चा और ईमानदार नेता बनना चाहते हो? विचारक जी। बड़े साहब, तुम तो पत्रकार हो, आज तक किसी सच्चे और ईमानदार नेता से मिले हो? विचारक जी, नहीं। बड़े साहब, जब तुम्हें मालूम है कि राजनीति सच्चाई और ईमानदारी के भरोसे नहीं की जा सकती, फिर भी तुम कूद पड़े इस दलदल में। विचारक जी, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बड़े साहब, कैसा उदाहरण? विचारक जी, एक सच्चे और ईमानदार आदमी द्वारा चुनाव लड़ने का और जनता को अवसर देने का वे एक सच्चे और ईमानदार को वोट देकर जिताए। बड़े साहब समझाने वाले मुद्रा में, क्या तुम नहीं जानते कि इस देश का वोटर कैसे वोट करता है? वो सबसे पहले अपनी बिरादरी को वोट करता है, फिर अपनी जाति को वोट करता है, फिर अपने भाषा वालों को वोट करता है, फिर अपने धर्म वालों को वोट करता है और फिर पता नहीं कितने तरीके से वो अपनी पसंद वालों को वोट करता है। इसमें सच्चे ईमानदारी का तो कहीं दूर तक अता पता ही नहीं है। विचारक जी खामोश रहते हैं। बड़े साहब, कैसा चल रहा है तुम्हारा चुनाव प्रचार? विचारक जी खामोश रहते हैं। बड़े साहब रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हैं। तुम्हारे 2 मजबूत स्तंभ तो तुम बीच रास्ते में छोड़ चले गए। विचारक समझ गए कि बड़े साहब का इशारा सिंह साहब पांडे की तरफ था। बड़े साहब कुछ देर तक सोचने की मुद्रा में बैठे रहे, फिर बोले, अब तक कितना पैसा खर्च चुके हो अपने चुनाव अभियान में? विचारक जी, लगभग 5 लाख। बड़े साहब, इतना पैसा था तुम्हारे पास? विचारक जी, नहीं। बड़े साहब, फिर कहाँ से लाया इतना पैसा? विचारक जी, उन्हीं दोस्तों ने इंतजाम किया था चंदा करके। मेरी बचत 20,000 थी, मैंने वो में लगा दिया। बड़े साहब, चुनाव के बाद तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे पैसा वापस मांगा तो कहाँ से दोगे? विचारक जी खामोश रहते हैं। बड़े साहब, मेरी मानो, तुम एक प्रेस रिलीज जारी कर दो कि तुम चुनाव से हट जाना चाहते हो। मैं तुम्हारा जितना पैसा खर्च हुआ है तो मैं किसी से कह के दिलवा दूंगा। विचारक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अब चुनाव लड़ ही लेना साहब। मेरी हार से यह बात अब पक्की हो जाएगी कि राजनीति सच्चे ईमानदार लोगों को नहीं है। बड़े साहब कुछ देर सोचते हैं, फिर बोले, तुम्हारी मर्जी। विचारक जी अपने घर चले जाते हैं और बचे लोगों के साथ चुनाव प्रचार करते हैं। बुरी तरह से चुनाव हारते हैं और उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। दोस्तों, ये कैसी लगी आपको कहानी? कृपया अपनी विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसको लिंक फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को सुनाइए और सुनिए और बताइए। जय श्री राम। प्रणाम।